लास्ट क्लास में क्या देखा था, रे ऑप्टिक्स में मैंने रिफ्लेक्शंस पढ़ाया था, और आज की क्लास में नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शंस क्या होता है कि इसमें जैसे कि रिफ्लेक्शंस में कल अपन ने डिस्कस किए थे कि रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में ही लौट जाता है इंसिडेंट होने के बाद, लेकिन रिफ्रैक्शंस में क्या होता है, अलग अलग मीडियम्स होते हैं। एक मीडियम से इंसिडेंट होगा और दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाएगा, दूसरे मीडियम से पास करेगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। कुछ इस तरीके से ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, दिस इज द ऑप्टिकली, ये जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज द रेयर मीडियम, और सेकंड जो है दिस इज द डेंसर मीडियम्स होगा। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आया तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। रेयर मीडियम का मतलब क्या होगा कि पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, और डेंसर मीडियम मतलब पार्टिकल पास पास होंगे। जैसे कि एक कमरे में अगर आपने 10 लोगों को बंद किया तो दिस इज द रेयर मीडियम, और एक कमरे में 100 लोगों को बंद कर दिया तो दिस इज द डेंसर मीडियम। तो रे ऑफ लाइट जब रेयर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। अब इसी में रिफ्रैक्शंस पे एक लॉ है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, बेसिकली द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द साइन आई, इंसिडेंट रे का साइन, टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दिस इज साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, एन बोलो या म्यू। कुछ बुक्स में एन भी नोटेशन रहता है, कुछ बुक्स में म्यू रहता है। मतलब ये क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब अभी जो डायग्राम बनाया था, सेकंड मीडियम मतलब डेंसर था और फर्स्ट मीडियम मतलब रेयर था। तो ये क्या हो गया आपका N2 अपॉन N1, और क्या है ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम N21। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, N21 को N2 अपॉन N1। N1 is the refractive index of first medium, N2 is the refractive index of second medium। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आई। ए लिखे चाहे ए लिखे, बात एक ही। और बट N2 इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन V2। C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, जो अपन यूज करते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और एक वेलोसिटी हो गया V2 आपका हो गया, रे का वेलोसिटी हो गया। और n is the absolute refractive index, this is the velocity of light to the velocity of ray, velocity of the light in vacuum और velocity of light in a medium। जो भी वैक्यूम का तो कर कांस्टेंट होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो N2 अपॉन N1 जो अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा, N इक्वल टू C अपॉन V। तो N2 बराबर दिस, तो इसमें क्या हो गया, C से C गया, मतलब हो गया V1 अपॉन V2 मतलब F। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम V इक्वल टू F इंटू लेमडा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो N21 बराबर क्या हो गया, N2 अपॉन N1 या V1 अपॉन V2 या लेमडा 1 अपॉन लेमडा। तो N21 इज इक्वल टू 1 अपॉन N12, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं N21 इंटू N12 इक्वल टू 1। ये रिफ्रैक्टिव मीडियम हो गया, जैसे ए जो हो गया ना मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी भी इसको करते हैं। कुछ नोट पॉइंट देखने, इन refraction frequency f does not change but velocity v and wavelength change।
तो रिफ्रैक्शन में कभी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है, उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो सकता है। इफ n2 इज लेस देन n1, मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो n1 से, तो दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टर रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टर रे किधर बेंड हो जाएगा? टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ, कुछ इस तरीके से। दिस इज नॉर्मल की तरफ हो गया, मतलब n1 इज ग्रेटर देन n2। और जब n2 इज ग्रेटर देन n1 हो गया, तो n2 इज ग्रेटर देन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का ज्यादा हो फर्स्ट मीडियम से, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रिफ्रैक्टिव रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब रिफ्रैक्टिव रे क्या होगा? नॉर्मल से दूर जाएगा। दिस इज नॉर्मल से दूर चला गया। रिफ्रैक्शंस के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं? फर्स्ट एप्लीकेशंस, when refraction of light takes place through a rectangular glass slab से, so the emergent ray is parallel to the incident ray and there is no deviation। तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? इमर्जेंट रे जो होगा वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा, कुछ इस तरीके से। दिस इज इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, मतलब ये आपका इंसिडेंट है, मतलब ये दोनों के बीच का गैपिंग इक्वल है। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे बोथ आर द पैरेलल, बट द रे सफर लैटरल डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में क्या कहेंगे इसको? लैटरल डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट बोलेंगे। दिस इज ये जो दोनों गैपिंग जो है इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे की, दिस इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट, कुछ इस तरीके से। इंसिडेंट रे ये आपका हो गया एयर और एक ग्लास का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्शन हो गया। और इंसिडेंट रे अगर सेम मीडियम रहता तो लाइट सीधे निकल जाता। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की गैपिंग को ये कहा गया लैटरल शिफ्ट, जिसको कि डेल एक्स से रिप्रेजेंट किया। और ये जो इमर्जेंट रे जो एंगल बनाना नॉर्मल, जिसका इमर्जेंट एंगल आप बोल सकते हैं इसको। और ये तो खैर अल्टरनेट एंगल से ए आर हो गया, तो ये भी आपका आर हो गया आपका अल्टरनेट एंगल से। अब देखो फ्रॉम ट्रायंगल ए एम बी कॉस आर क्या हो जाएगा आपका? बी अपॉन एच। तो बेस तो क्या हो गया? ए एम, और हाइपोटेनस क्या हो गया? ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया? ए एम अपन कॉस आर, और ए एम क्या है आपका? कहा गया ए एम। ए एम जो है एक ग्लास स्लैब का थिकनेस है, दिस इज टी। और तो एक कॉस आर, मतलब ए बी इक्वल टू क्या हो गया? टी अपॉन कॉस आर। तो ए एम इक्वल टू टी रखा। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इनसाइड द ग्लास स्लैब के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? ए बी। दिस इज ए बी, और ए बी बराबर क्या है? टी अपॉन कॉस आर। अब देखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये पूरा एंगल क्या था? आई था, दिस ये पूरा आई था, और पहले वाला आर था, तो ये एंगल क्या हो गया? आई माइनस आर। और ए एंगल क्या आपका? 90 डिग्री। तो साइन आई माइनस आर क्या हो गया? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन, और पी क्या हो गया आपका? बी सी, और एच अगेन ए बी हो गया। तो बी सी इक्वल टू बी सी, कहा गया? बी सी, जो कि ये डेल एक्स के बराबर है। तो बी सी इक्वल टू डेल एक्स, और बी सी हो रहा है ए बी साइन आई माइनस है। और ए बी इक्वल टू अभी पीछे अपन ने निकाल चुके थे, टी अपॉन कॉस आर, तो उसकी वैल्यू रखी है। तो डेल एक्स आपका हो गया पी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस है। तो डेल एक्स क्या आपका? लेटरल शिफ्ट, मतलब ये फॉर्मूला जो आपका हुआ, ये बेसिकली किसका फॉर्मूला हुआ? आपका लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला हुआ। सेकंड, द बॉटम ऑफ द टैंक फिल्ड विथ वाटर। एक टैंक है, उसको अपन वाटर से फिल कर दिया। वाटर एपियर टू बी रेड
व्हेन व्यू अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन। तो एक टैंक में वाटर फिल किया और वो आप देखो, कैसे देखो आप व्यू नॉर्मल डायरेक्शंस में देखो तो वाटर का लेवल आपको क्या दिखेगा, बड़ा बढ़ा हुआ दिखेगा। जैसे ये है आपका रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। दिस इज डेंसर मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, और स्लैब की थिकनेस क्या है, t है। दिस इज द रियल डेप्थ। अब जैसे ऊपर से व्यू देख रहे हैं तो अपने को एक क्या दिखना चाहिए, वाटर लेवल इतना है लेकिन दिखेगा थोड़ा ऊपर लेवल तक, तो दिस इज द एपरेंट डेप्थ। और ये पूरा का पूरा क्या आपका रियल डेप्थ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, मतलब टी अपॉन टी डैश। n21 बराबर n2 अपॉन n1, मतलब टी अपॉन टी डैश हो जाएगा, जो अपन डायग्राम में देख रहे हैं। तो n इक्वल टू ए फॉर्मूला हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। और n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 फॉर रेयर मीडियम जब एयर होगा, और डेंसर मीडियम वाटर है तो उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n मान लेते हैं। तो फ्रॉम फिगर से शिफ्ट क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, टी माइनस टी डैश, और बस यहाँ से टी डैश की वैल्यू रख देंगे, दिस इज टी माइनस टी डैश की वैल्यू रख देंगे, दिस इज टी अपॉन एन, ये है टी अपॉन एन। तो टी आप कॉमन निकाल लें, 1 माइनस 1 बाई एन, जो कि ए फॉर्मूला आ जाएगा शिफ्ट का। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 माइनस एन, 1 माइनस 1 बाई एन इंटू टी। ये टी इज द थिकनेस ऑफ वाटर या रियल डेप्थ, जो भी आप बोले ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट पॉइंट देखते हैं। दिस इज द रेयर मीडियम एयर, डेंसर मीडियम मतलब रिवर की बात कर रहे हैं। तो रेयर मीडियम में एयर लिया तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, और डेंसर मीडियम वाटर तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n। हम देखो यहाँ से आपका वर्ड, तो जो मीडियम से आपके ग्लास स्लैब है, जब नदी के सरफेस से टी थिकनेस मैंने टी हाइट पे कोई वर्ड फ्लाई कर रहा है, ठीक है। और दिस इज द एपरेंट डेप्थ, और दिस इज द एपरेंट शिफ्ट हो गया ओ डैश। और बेसिकली इस पीस को क्या करना है, सॉरी ये वर्ड को क्या करना है, पीस को टारगेट करना है। We observe that in denser medium, the object is in rare medium. Then the apparent depth is more than the real depth. तो apparent depth इसमें क्या हो जाएगा, ये डायग्राम में देखें, दिस इज द apparent depth, ये पूरा का पूरा। तो डायग्राम में क्या दिख रहा है, apparent depth क्या है आपका, रियल डेप्थ से ज्यादा है, apparent depth इज मोर देन द रियल डेप्थ। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस केस में वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, apparent depth अपॉन रियल डेप्थ। n1 is the rare air, n2 is the denser medium n। तो इसमें क्या फॉर्मूला हो गया, टी डैश अपॉन टी। कब ये यूज करोगे, जब आपका एपरेंट डेप्थ ज्यादा हो तो टी डैश ऊपर होगा, टी नीचे होगा, और जब एपरेंट डेप्थ कम होगा तो टी अपॉन टी डैश हो जाएगा। तो शिफ्ट क्या हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ माइनस रियल डेप्थ, टी डैश माइनस टी। अगेन यहाँ से वही काम करना है अपने को, टी डैश की वैल्यू रखेंगे एन टी, और यहाँ रख देंगे एन टी माइनस टी, टी कॉमन निकाल लेंगे तो इस केस में फॉर्मूला ए हो जाएगा। तो जब एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब रियल डेप्थ ज्यादा होगा तो इसके पहले वाला फॉर्मूला जो लिखा है तो वो आपको यूज करना है। दिस इज द एपरेंट पोजीशन ऑफ सन, दिस इज द हॉरिजन, और दिस इज एटमॉस्फेयर। तो ड्यू टू refraction of sunlight through the atmosphere, the sun is visible little before the actual sunrise। तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, सनलाइट एटमॉस्फेयर में सनलाइट के रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, अपने को सनलाइट सन जो है वो सनराइज से 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है, और जबकि सनसेट जो होता है वो 2 मिनट बाद दिखाई पड़ता है, लेकिन
2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। तो जिस समय सनसेट होता है उसको 2 मिनट बाद दिखता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में है। एंड द अपरेंट फ्लैटनिंग मतलब ओवरऑल शेप ऑफ द सनसेट एंड सनराइज आल्सो ड्यू टू रिफ्लेक्शंस के कारण, मतलब पूरा रिफ्लेक्शंस के कारण ही ऐसा होता है कि सनराइज से पहले अपने 2 मिनट पहले ही दिख जाता है और सनसेट के 2 मिनट बाद अपने को सनसेट दिखता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। बताएं क्या होगा इसका आंसर? ये वाला। दिस इज डी। ये बताया था ना मैंने आपको, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये n1 साइन आई और n2 साइन आर हो जाएगा। When light travel from one medium to another medium, then which of the following quantity remains? कौन सा सेम रहता है? फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, बाकी सब चेंज हो जाते हैं। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो क्रिटिकल एंगल कुछ इस तरीके से, when ray of light pass from denser medium to rare medium, ray of light denser से rare medium की तरफ जा रहा है, the angle of incidence for which angle of reflection becomes 90 degree is called critical angle। तो करने का मतलब जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जा रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री हो जाएगा तो उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। जैसे इसमें O इज द पॉइंट सोर्स इन डेंसर मीडियम में, पॉइंट सोर्स O मान लेते हैं। रे वन इंसिडेंट नॉर्मली एंड इट डज नॉट डैमेज, मतलब फर्स्ट केस में क्या है कि रे ऑफ लाइट नॉर्मली जा रहा है तो यहाँ से वो सोर्स पॉइंट से इस पे इंसिडेंट हुआ। सेकंड पे रे टू, ये रे टू हो गया, यहाँ से एक तो नॉर्मल निकल गया, एक पार्टिकुलर एंगल से इंसिडेंट हुआ। दिस इज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की हो जाएगा तो आर इज ग्रेटर देन आई। अब सेकंड एक थर्ड रे है, तो थर्ड रे है जब आई इज इंसिडेंस इज इक्वल टू सी, मतलब क्रिटिकल एंगल कब होगा? जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो 90 डिग्री। तो इंसिडेंस एंगल को ही आप क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो तीन केस है, पहला में नॉर्मली भेजा, इसमें आई और आर दोनों जीरो होगा। सेकंड में आई को पार्टिकुलर एंगल से भेजा तो आर इज ग्रेटर देन आई। थर्ड में क्या होगा, इस तरीके से एंगल इंसिडेंस हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, क्योंकि आर को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं इंक्रीज करते जाएंगे, इतना इंक्रीज कर देंगे कि आर आपका 90 डिग्री होगा। और जिस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा तो उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। हेंस फॉर दिस रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। और फ्रॉम स्नेल्स लॉ होता है n2 sin i n1 sin r, तो r की जगह पर क्या रख देते हैं 90 डिग्री, और sin 90 क्या होता है आपका 1, तो n2 बाई n1 क्या हो जाएगा sin 90 1 हो गया, मतलब और n1 नीचे आ गया तो n2 अपॉन n1 क्या हो गया 1 अपॉन साइन c। तो n2 इक्वल टू n और n1 इक्वल टू 1, मतलब जब एयर की बात कर रहे हैं तो n1 1 और n2, तो n2 इक्वल टू 1 अपॉन साइन c, या आप इसको साइन c इक्वल टू 1 अपॉन n2 भी बोल सकते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। AC इज द क्रिटिकल एंगल और n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच रिलेशन हो गया। अब देखो दिस डेंसर मीडियम वाटर लिया, रेयर मीडियम लिया। A is the point source of light in denser medium, यहाँ से रे ऑफ लाइट तो नॉर्मल इंसिडेंट राइट, दिस इज रिफ्रैक्शंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, और सेकंड लाइट्स ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आप इंक्रीज करो। थर्ड है
और इंक्रीज कर दो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इतना इंक्रीज कर दो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। उस समय जो एंगल होगा दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ज्यादा इंक्रीज कर दो तो मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 डिग्री से बढ़ा दो। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाएंगे, देन रे एजी टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। तो इस केस में क्या होगा कि रे ऑफ लाइट पूरा का पूरा सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाए। कब रिफ्लेक्ट होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। इज इट टोटल रिफ्लेक्टेड हियर, इस केस में क्या कहेंगे? टोटल रिफ्लेक्टेड हो, अरे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस भी बोल सकते हैं। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और किस केस में होगा? जब इंसिडेंस एंगल जो हो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। और किस केस में देख रहे हैं? वाटर एयर इंटरफेरेंस, क्योंकि एक मीडियम को एयर ले रहे हैं दूसरे को वाटर ले रहे हैं। दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, याद रखना, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो भी बताया वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि when a light ray passes from denser to rare medium, if the angle of incidence is greater than critical angle, then ray is totally reflected back into the denser medium. This phenomena is called total internal reflections. जो बताया वही चीज है। अब TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कंडीशंस क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करना चाहिए। Second, the angle of incidence in the denser medium must be greater than the critical angle, से बड़ा होना चाहिए angle of incidence. Application of total internal reflection, पहला formation of mirage, formations में होते हैं बेसिकली, रेगिस्तान जहाँ होते हैं ना वहाँ मिराज का formations होते हैं कुछ इस तरीके से। It is an optical illusion observed in desert on hot summer day, due to which a person sees a pond of water some distance ahead of him, in which the surrounding object appear inverted. It is due to a total internal reflections के कारण ही ऐसा होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिराज का फॉर्मेशंस होते हैं बेसिकली। दिस इज आल्सो, मतलब आपको दिखेगा कहीं और होगा कहीं, मतलब पूरा मतलब जैसे वाटर जैसा दिखेगा कि भाई वहां कुछ वाटर का पॉन्ड है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मिराज, ड्यू टू मिराज का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुछ इस तरीके से। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। ऑन द हॉट समर डे एयर नियर द ग्राउंड, मैंने हॉट समर डे होता है उसमें एयर जो फ्लो होता है नियर द ग्राउंड के बहुत ज्यादा फास्ट फ्लो होता है, बिकम्स हॉटर देन द एयर हायर लेवल, मतलब जो हायर लेवल पे एयर फ्लो हो रहा है और जो लोअर लेवल पे हो एयर फ्लो हो रहा है, तो हायर लेवल के कंपेरिजन में लोअर लेवल पे एयर जो होगा ज्यादा हॉट होगा। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस कारण से क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो लोअर लेवल पे एयर होगा वो चूंकि हॉट एयर है हायर लेवल के कंपेरिजन में, तो जो लोअर लेवल पे हॉट एयर होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हुआ। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हुआ, इट लाइट फ्रॉम ए टॉल ऑब्जेक्ट सच एज ट्री पासेस थ्रू एयर सक्सेसिवली। अगर लाइट फ्रॉम में कोई टॉल ऑब्जेक्ट है जैसे रेगिस्तान वगैरह या रोड साइड अगर पेड़ वगैरह अगर है, तो अगर उसे एयर पास कर दे तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मली वो नॉर्मल से बेंड हो जाएगा एंड अंडर गोज TIR नियर द ग्राउंड टू ए डिस्टेंस ऑब्जर्वर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा नियर द ग्राउंड हो जाएगा एंड द लाइट appears to be coming from somewhere below the ground, so the observer sees an inverted image in a pool of water near the tall object। okay? मतलब अपने को जो वाटर पूल जो दिखेगा अपने को और नियर द ट्री के पास दिखेगा, कुछ इस तरीके से। ड्यू टू TIR के कारण अपने को क्या दिखेगा कि भाई पेड़ के पास कोई वाटर का पॉन्ड है। सच इन्वर्टेड इमेज ऑफ डिस्टेंस टॉल ऑब्जेक्ट्स
such inverted image of distant tall object causes an optical illusion दिखता है. This phenomenon is called internal total internal reflections. अब जैसे सेकंड है आपका टोटल इंटरनल डायमंड. The brilliance of diamond is due to total internal reflection of light. अब डायमंड जो इतने ज्यादा ब्राइटनेस, इतना ज्यादा चमक जो दिखता है, क्यों दिखता है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. डायमंड जो है लाइट को टोटल रिफ्लेक्ट कर देता है. द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड एयर का क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 24.4 डिग्री. Therefore, once light enters the diamond, undergo total internal reflection. जैसे ही लाइट डायमंड के अंदर पास करेगा तो अंदर ही क्या होगा? लाइट का पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इनसाइड द डायमंड. तो इस कारण से अपने को डायमंड इतने ज्यादा ब्राइट दिखता है. बाय कटिंग द डायमंड सुटेबली, अगर डायमंड कटिंग तो मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन बी मेड टू अकर. अब डायमंड को कट भी कर दोगे ना तो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सरफेस आपको और उतने ही रहेगा, मतलब उतने ही आपका ब्राइटनेस देगा. कुछ इस तरीके से. नेक्स्ट है आपका प्रिज्म. देखो प्रिज्म, तो प्रिज्म डिजाइन, प्रिज्म को इस प्रकार डिजाइन करते हैं कि लाइट जो है वो 90 डिग्री से बेंड हो जाए. 90 डिग्री या बाय 180 डिग्री. मेक यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए इसका यूज करते हैं. तो इसकी जो एंगल होगा ग्रेटर देन ग्लास से 45 डिग्री से ग्रेटर देन. तो प्रिज्म ऑल यूज टू इन्वर्ट इमेजेस विदाउट चेंजिंग देयर साइज. तो प्रिज्म का यूज कहाँ करते हैं? इन्वर्टेड इमेज के लिए, मतलब इमेज को उल्टा कर देता है विदाउट चेंजिंग देयर साइज. बिना, जैसे सेकंड डायग्राम में दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही है ना, जितना इमेज, मतलब इमेज उतना ही बन रहा है जितना ऑब्जेक्ट का साइज है. तो बिना ऑब्जेक्ट की साइज चेंज किए हुए ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट कर देता है आपका प्रिज्म. ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज करते हैं. इसमें भी वही होता है, टी या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होते हैं. जैसे ऑप्टिकल फाइबर के पार्ट्स है. दिस इज ग्लास कोर, दिस इज ग्लास क्लेडिंग, दिस इज द प्राइमरी बफर और दिस इज द सेकेंडरी बफर्स. तो ऑप्टिकल फाइबर मतलब नॉर्मली जो वायर होते हैं उससे बहुत ज्यादा बारीक होता है और इसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन लॉसेस नहीं होते हैं. तो मतलब अपने कम्युनिकेशन सिस्टम या इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छे मिल जाते हैं. तो आजकल जितने भी नेट स्पीड जो मिल रहे हैं ना वायरिंग से, जो भी, में सब ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू. ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस पे वर्क करता है. दीज आर मेड फ्रॉम हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास या क्वार्ट्ज से बनाते हैं. ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ कोर, क्लेडिंग एंड बफर. डिफरेंट लेयर होते हैं इसके. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर इज हायर देन ऑफ द क्लेडिंग्स. ये जो एक कोर है तो कोर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज्यादा होगा क्लेडिंग के कंपेरिजन. कुछ इस तरीके से जो भी रे ऑफ लाइट जाएगा अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा. व्हेन ए लाइट सिग्नल enters the fiber at a suitable angle, it undergo repeated total internal reflection along the length of the fiber and finally comes out the fiber at the outer ends पे आपको मिल जाएगा. कुछ भी लॉसेस नहीं होते हैं इसमें. Since total internal reflection, there is no appreciable loss in the intensity of light signal. These are called the light pipe भी बोलते हैं. Uses, मेन यूजेज तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स में होता है. इस सेकंड इसका यूजेज है, दे आर यूज टू सी द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय यूजिंग लेप्रोस्कोपी. मतलब ह्यूमन बॉडी को इंटरनल पार्ट्स के अंदर क्या क्या है उसको देखने के लिए मेडिकल सीरीज के यूज होते हैं लेप्रोस्कोपिक्स में. क्या होगा इसका आंसर? बोथ ए एंड बी. हाँ, ए एन बी. मिराज भी हो जाएगा और आपका डायमंड भी हो जाएगा. ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल. किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? रिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शंस नहीं, दिस पर्सन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, अभी तो पढ़ाया. ठीक है, तो ये मैंने आज आपको रिफ्रैक्शंस पढ़ाया
और रिफ्रैक्शन के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन से रिलेटेड सारे टर्म क्लियर्स हो गए, मतलब ये फर्स्ट पार्ट हो गए। कल फिर यहाँ से देखेंगे लेंस आपका अनदर पार्ट्स हो जाएगा।